हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मृत्युकालिक कथन। डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस के रूप में बहुत ही मायने रखता है मुकदमों के चलने के दौरान। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी कोर्ट में प्रूव हो जाती है तो डाइंग डिक्लेरेशन को कहीं कहीं पर कंक्लूसिव रूप में भी ट्रीट किया जा सकता है। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप किसी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपको देखना चाहिए। और अगर आपने अभी अभी कोर्ट ज्वाइन की है, आप प्रैक्टिस शुरू की है आपने एज एडवोकेट, तो भी यह जानकारी आपको प्रैक्टिस के दौरान बहुत ही काम आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन कौन कर सकता है और डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में साबित करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। और इसी के साथ साथ अंत में देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण केस ला जिनके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में क्या क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया है। तो साथियों, जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, वैसे तो डाइंग डिक्लेरेशन को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 में सेक्शन 32 है। एक हेड आता है चैप्टर 2 के तहत, जिसमें यह कहा गया है कि उन व्यक्तियों का स्टेटमेंट जिनको गवाही के लिए बुलाया नहीं जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, सेक्शन 32 से लेकर के सेक्शन 38 तक इस हेड में दिए गए हैं। तो सेक्शन 32 में उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है जिनको बुलाया नहीं जा सकता गवाही के लिए कोर्ट में मुकदमा चलने के दौरान। और सेक्शन 32 को सब सेक्शन 8 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। तो आज हम सिर्फ सब सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेक्शन 32 क्या कहता है। सेक्शन 32 कहता है केसेस इन व्हिच स्टेटमेंट ऑफ रिलीवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इज रिलीवेंट, यानी ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट भी रिलीवेंट होगा जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जिसको गवाही के लिए बुलाया नहीं जा सकता है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट जिसकी डेथ हो चुकी है। तो अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन करें तो सीधा सीधा जो डेफिनेशन है वो यह है कि ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट जिसकी डेथ हो चुकी है, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा अपनी डेथ से संबंधित और उसकी डेथ हो गई, यानी मृत्युकालिक कथन, मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान। और ऐसा नहीं है कि आज बयान दिया और 6 महीने बाद मृत्यु हो रही है, बयान दे और मृत्यु हो जाए, हाँ कुछ मिनट कुछ घंटे हो सकता है। तो मुख्य रूप से जो 2 बातें निकल करके आती हैं कि सबसे पहली चीज तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जरूरी है एक स्टेटमेंट होना। स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, यानी डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। कोई व्यक्ति लिख करके भी जा सकता है और जबानी रूप से कहकर भी जा सकता है। अब यह स्टेटमेंट किसको दिया जाता है? तो जनरल रूल यह कहता है कि यह स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बात के कहा, अंत में हम उन केसेस को भी डिस्कस करेंगे कि यह स्टेटमेंट किसी को भी दिया जा सकता है, अपने परिवार वालों को भी दिया जा सकता है, डॉक्टर को भी दिया जा सकता है, और जो कंडीशंस हैं आगे जब केस ला की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो सबसे पहली चीज कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए, चाहे ओरल स्टेटमेंट हो और चाहे डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट हो। दूसरी चीज, यह स्टेटमेंट उस व्यक्ति के डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ दोस्तों, डेथ से रिलेटेड होना चाहिए और 2 बातें बताना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस की परिस्थितियों को, उन ट्रांजैक्शंस की परिस्थितियों को जिन ट्रांजैक्शंस को करने कोई व्यक्ति गया था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, उन ट्रांजैक्शंस की परिस्थितियों के बारे में वो स्टेटमेंट हो, या मौत के, मृत्यु के कारण के बारे में वो स्टेटमेंट हो। तीसरी चीज ये है कि उस व्यक्ति की डेथ होना जरूरी है,
जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट को दिया है उसकी डेथ होना जरूरी है। और इसके आगे जो नेक्स्ट चीज है कि जिस समय वह स्टेटमेंट दे रहा था डेथ का एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं था। यह जरूरी नहीं था कि डेथ हो ही जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक ये है, पहला लॉजिक तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो ऐसी स्थिति में वह यह सोचता है हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन हम क्यों ना अपने दुश्मनों को इसमें फंसाते जाएं। और दूसरा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि मरते समय कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। तो इस तरीके के प्रिंसिपल हैं, इसलिए डेथ का एक्सपेक्टेशन जरूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। और जो तीसरी चीज जरूरी है डायरेक्ट डिक्लेरेशन के लिए कि उस व्यक्ति की डेथ क्वेश्चन में होनी चाहिए। उस व्यक्ति की डेथ का ही सवाल है जिस व्यक्ति के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो मुख्य रूप से जो हमने बड़ी बड़ी बातें देखी डायरेक्ट डिक्लेरेशन के लिए कि एक बयान होना चाहिए, वह बयान उस व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित होना चाहिए या समव्यवहार ट्रांजैक्शंस की परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए जिन परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई, उस व्यक्ति की स्वयं की डेथ से संबंधित होना चाहिए, जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उस व्यक्ति की डेथ हो जाना चाहिए, और डेथ बयान देते समय डेथ का एक्सपेक्टेशन होना जरूरी ना हो। ये परिस्थितियां होती हैं, ये प्रिंसिपल होते हैं जिन परिस्थितियों में डायरेक्ट डिक्लेरेशन होता है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, डायरेक्ट डिक्लेरेशन का साक्ष्य में मूल्य क्या है। डायरेक्ट डिक्लेरेशन का जो साक्ष्य में मूल्य होता है कि अगर डायरेक्ट डिक्लेरेशन क्रेडिबल है, मेडिकल एविडेंस है जो उस मेडिकल एविडेंस को वो सपोर्ट कर रहा है, कोराबोरेट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, और डायरेक्ट डिक्लेरेशन में किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, परिस्थितियों के साथ मेल खा रहा है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में ट्रीट किया जाएगा ट्रायल के दौरान। और मात्र डायरेक्ट डिक्लेरेशन के बेसिस पर भी कन्विक्शन हो सकता है। साथियों अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण केसला को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में डायरेक्ट डिक्लेरेशन के संबंध में क्या कहा गया। दोस्तों जो सबसे पहला केस है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए जुडिशियल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्पेरर। ये 1939 का केस है, पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्पेरर। केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी। 19 जनवरी 1939 को इसका जजमेंट हुआ था। इस केस में पाकला नारायण स्वामी एक ट्रांजैक्शन के लिए किसी व्यक्ति से पैसे लेने गए हुए थे, अपनी पत्नी को यह बात बताकर गए हुए थे और इसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो यह स्टेटमेंट जो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था कि मैं फला जगह फला समव्यवहार के लिए पैसे लेने के लिए जा रहा हूं, यह उनका डायरेक्ट डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस था धर्मपाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, और इसी के साथ साथ के रामाचंद्र रेड्डी वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये धर्मपाल का केस 2008 का है और के रामाचंद्र रेड्डी का केस 1973 का है। यह दोनों केस एफआईआर से रिलेटेड हैं कि क्या डायरेक्ट डिक्लेरेशन को एफआईआर के रूप में भी ट्रीट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि फला आदमी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी यह स्टेटमेंट उसका रेलेवेंट होगा, डायरेक्ट डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। आज का जो चौथा केस है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, बड़ा महत्वपूर्ण केस है, ये भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लीगल एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वीन एम्प्रेस बाई अब्दुल्ला 1885 का केस है, बहुत ही पुराना केस है। इस केस में ये कहा गया था कि इशारे से भी डायरेक्ट डिक्लेरेशन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर बोल नहीं पा रहा लेकिन अस्पताल में भर्ती है, बोल नहीं पा रहा, अगर वो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया, इसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो भी यह इशारा उसका डायरेक्ट डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट केस है कुशाल राव वर्सेज बॉम्बे 1958 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के अलावा भी बयान दिए जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, पड़ोसी को, फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, डॉक्टर्स को, किसी भी व्यक्ति को स्टेटमेंट अदर देन द मजिस्ट्रेट। यह बात इस केस में कही गई थी। नेक्स्ट केस है रसीद बेगम बनाम स्टेट ऑफ एमपी 1979 का केस है। इसमें कहा गया था कि अगर कई लोगों को अलग अलग बात कही है, डॉक्टर को कुछ कहा, अपने फैमिली मेंबर को कुछ कहा, रिलेटिव्स को कुछ कहा और सब में कंट्राडिक्शन है,
तो डाइंग डिक्लेरेशन डाउटफुल हो जाएगा। ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी। ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन के सोल बेसिस पर कन्विक्शन नहीं किया जाना चाहिए। आखिरी जो केस है बड़ा रिसेंट केस है, पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2020 का केस है। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन की पूरी एविडेंसरी वैल्यू को डिटेल में डिस्कस किया गया और ये कहा गया, जो मैंने अभी पहले बताया, कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन डाउटफुल नहीं है, वो ट्रू समझ में आ रहा है, क्रेडिबल समझ में आ रहा है, तो सोल बेसिस पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है। साथियों, यह थी आज की वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।